नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बहुत घिसी-पिटी ये लाइन है और इससे मैं शुरू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारी बातचीत का फ्लेवर बिल्कुल अलग होगा। आज हम पंचायत कर रहे हैं, इतवारी पंचायत बिठा रहे हैं। हालाँकि 5 लोग हम लोग नहीं हैं, लेकिन 3 लोगों में ही हम लोग पंचायत कर लेंगे। इसमें आज विषय बहुत सारे होंगे। चचा ट्रंप ने जो H1B1 के साथ किया है, वो एक के बाद एक जिस तरह भारत को गुदगुदी कर रहे हैं, उसका क्या होगा? इसके लिए हम अमित जी से बात करेंगे। हमारे साथ 2 हमारा पैनल समृद्ध है, 2 प्रोफ़ेसर्स हैं, प्रोफ़ेसर सूर्यभूषण सर और प्रोफ़ेसर अमित सिंह, दोनों से आप सुपरिचित हैं, दोनों के साथ मैं कई बार बातचीत कर चुका हूँ। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है, अमित जी और नमस्कार सर। आलोक जी। तो नमस्कार, नमस्कार और आपके आपके दर्शक। दर्शकों को, प्यारे से दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो आज विषय कुछ भी हो सकता है, मतलब लेकिन हम लोग बिहार और ट्रंप इन दोनों पर केंद्रित करेंगे। सबसे पहले बात बिहार चुनाव की एक आध सूचनाएँ दे दूँ, क्योंकि मैं आजकल बिहार की टटका खबर के माध्यम से रोज जनता को बताता हूँ, अपने दर्शकों श्रोताओं को कि बिहार में अभी क्या चल रहा है। तो बिहार में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय माँ को गालियां दी गई और इस बार तो हद ये हो गई कि ये खुद 9वीं फेल तेजस्वी की सभा में हुआ। महुआ में तथाकथित बिहार अधिकार यात्रा का समापन था और वहां मंच पर एक तरफ तेजस्वी का भाषण चल रहा है और दूसरी तरफ, हालांकि कुछ लोग उसको दबा भी रहे हैं, चुप रहो, इस तरह की बात हो रही है, लेकिन ये साफ-साफ तो जिस तरह से राजनीति में प्रधानमंत्री की मां को घसीटा जा रहा है, ये दूसरी बार अब सचमुच पानी सर से ऊपर जा रहा है और इतनी घृणास्पद राजनीति का स्तर हो जाएगा, ये कम से कम हमारी पीढ़ी ने तो नहीं सोचा था। शुरू हम लोग कहीं से भी कर सकते हैं, आप दोनों में से जब जो इंटरजेक्ट करना चाहें, क्योंकि आज कोई औपचारिकता नहीं होगी, कोई सवाल नहीं है। सवाल हैं बस यही कि बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है? लालू के घर में क्या सब हो रहा है? लालू के घर में पूरी तरह से विस्फोट हो चुका है। रोहिणी आचार्य या रोहिणी यादव जो भी हैं, वो जा चुकी हैं सिंगापुर आंखों में आंसू भरे हुए, क्योंकि पापा ने डांट दिया है पापा की परी को। और तेजस्वी ने धमकी दी कि पापा अगर अपनी परी को नहीं संभाला तो मैं चला दिल्ली, क्योंकि तुम मेरे दोस्त का अपमान कर रहे हो। और तेजस्वी सब कुछ सह सकता है लेकिन दोस्त का अपमान नहीं सहेगा। ये सब कुछ हो रहा है एक बाहरी संजय यादव के कारण, जिसको तेज प्रताप यादव जयचंद भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं पहले विदेश से, ट्रंप चचा से। अमित जी, आपके पास तो मैं इसका विदेशी एंगल समझने आऊंगा। सर, ये बताइए कि इसका इकोनॉमिक्स क्या रहेगा? ये जो $1 मिलियन का एक उन्होंने कोई कार्ड जारी कर दिया है और ये जो फीस है वो लगभग 1 लाख अमेरिकी डॉलर, यानी लगभग 88-89 लाख रुपए। इससे क्या होगा? नहीं, देखिए इससे देखिए इसके जो मेरा लगता है इसके 2-3 परिणाम हैं जिसको हमें देखना चाहिए। क्योंकि अच्छे और बुरे, जैसे मोदी जी बोलते हैं आपदा में अवसर, तो खैर पहले बुरे घटनाक्रमों की बात कर लेते हैं कि इसके क्या बुरे प्रभाव पड़ेंगे। तो चूँकि पिछले कई सालों से भारत एक ऐसा देश है जिसको हर साल पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस मिलते हैं। जो प्रवासी भारतीय पूरे विश्व में जाते हैं काम-धंधे के लिए या वहाँ बस जाते हैं, तो अपने घर परिवारों को चलाने के लिए वो भारत पैसा भेजते हैं। और भारत पिछले अमित जी, कई सालों से एक इंटरजेक्शन के लिए रोक रहा हूं। जैसे दर्शकों इसको समझिए कि जैसे बिहारी लोग, 4 करोड़ बिहारी यत्र तत्र सर्वत्र भारत सहित विदेश में भी कूटे पीटे थूरे जाने के बावजूद काम कर रहे हैं, वो अगर देश के स्तर पर लाइए तो हमारे भारत का हाल है। अमित जी, आपको रोका इसलिए भी कि ये पहले हम लोग अर्थशास्त्रीय नजरिया जानना चाह रहे थे। सर, प्रोफेसर सूर्यभूषण सर, आपसे मैं पहले इसका इकोनॉमिक्स समझेंगे। अर्थशास्त्रीय नज़रिया ही बता रहा था कि जहाँ अच्छा, पैसे की नहीं बात लेकिन आती है बिना हाँ, अर्थ हाँ। के कैसे चल सकता है। अपने मुझे क्योंकि लेकिन अभी आपको बोलिए, बोलिए व्यालोक उसके जी के बाद। दिमाग पे पूरी तरह से बिहार ही छाया हुआ है। जिस तरह से बिहारी मजदूर पूरे देश भर में घूमते हैं और काम करते हैं और बिहार में रहने वाले अपने माता-पिता को पैसा भेजते हैं।
वैसे ही प्रवासी भारतीय भी पूरे दुनिया में रहते हैं और वो पैसा भेजते हैं। तो रेमिटेंसेस जो है करीब 125 बिलियन यूएस डॉलर, जो पिछले साल 140 हो गया। चाइना के प्रवासी लोग भी पूरे दुनिया में घूमते हैं, रहते हैं। वो करीब 90 बिलियन के आसपास चाइना में पैसा भेजते हैं और ये 140 बिलियन जो छोटी-मोटी रकम नहीं है, करीब 2.5% जीडीपी का रेमिटेंसेस के माध्यम से प्रवासी भारतीय भारत भेजा करते हैं हर साल। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है और जिसमें भारत पिछले कई सालों से टॉप पे आता है। और इसमें जो अमेरिका का प्रतिशत है वो करीब 27% है। और इस 27% में जैसे अगर H-1B वीजा को हम डिफिकल्ट अमेरिका करता जा रहा है, तो उसकी वजह से जो एक धारा प्रवाह प्रवासी भारतीय या जो पढ़े लिखे मजदूर वहां जाते थे, उनका ज्यादा कम होगा। हालांकि भारत नेगोशिएट कर रहा है, बात कर रहा है, और इसी का नतीजा है कि आज के न्यूज़पेपर में ये भी आया है कि जो पुराने लोग H-1B वीजा के माध्यम से अमेरिका में हैं, रह रहे हैं या कहीं बाहर भी और फिर आएंगे, तो उनके ऊपर ये प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। जो अब बिल्कुल फ्रेश एप्लीकेशन आएंगी, उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा और एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट उन्होंने मांगी है। लेकिन इसका सिर्फ भारतीयों की जेब पर ही प्रभाव नहीं पड़ने वाला, बल्कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कई बड़ी कंपनियां टैलेंटेड मजदूरों को, माफ कीजिएगा मैं मजदूर बोल रहा हूं, लेकिन बात वही है, बुलाती है और उनको अच्छा खासा पैसा देकर बुलाती है। जो एलन मस्क ने भी कल ट्वीट किया और बोला कि इसमें भारत का नुकसान कम है, अमेरिका का ज्यादा है। तो एक समय था इस तरह के लोगों के लिए भारत ये बोलता था कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है भारत का, यानी ब्रेन ड्रेन, यहाँ से अच्छा खासा पढ़े लिख कर लोग अमेरिका चले जाते हैं और भारत में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते। ये वाजपेयी सरकार ने इसको ब्रेन ड्रेन की जगह ब्रेन गेन बोला और प्रवासी भारतीयों को एज एसेट के रूप में इस्तेमाल किया। तो ये बात जरूर है कि नए लोग थोड़ा कम जाएंगे, लेकिन हो सकता है अमेरिका कम जाए, दूसरे और देशों का ज्यादा फायदा होगा। ये स्किल्ड लेबरर्स जब जाते हैं, तो ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि जिस भी देश जाते हैं उसकी अर्थव्यवस्था में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जानने की जरूरत है। और जो नहीं जा पाएगा, मुझे लगता है इंडिया को ऐसे अच्छे दिमाग वाले लोगों को भारत में यूज करना चाहिए, क्योंकि एक समय ज्यूश ने कब्जा किया हुआ था पूरे अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर, टेक्नोलॉजी पर या टेक्नोलॉजिकल नो हाउ पर। अब धीरे धीरे भारतीयों ने उसको रिप्लेस किया है। और अगर इनमें से कुछ लोग नहीं जा पाते हैं अच्छी नौकरी के चक्कर में अमेरिका, तो मुझे लगता है वो फिर भारत के इसरो और डीआरडीओ और इस तरह की लैब्स में काम करेंगे और उसके स्किल का लाभ भारत उठाएगा। तो आपदा में अवसर भी है, लेकिन इमीडिएटली थोड़ा बहुत नुकसान होगा। ठीक है, ठीक लेकिन है। एक ये भी है आपदा कि भारत नेगोशिएट कर रहा है, क्योंकि जी H-1B वीजा का सबसे ज्यादा फायदा 70% भारतीय उठाते हैं। क्यों कब चाइना मिलता सिर्फ है? 12% है, बाकी देश तीस जी प्रतिशत के आसपास है। लेकिन अगर हमने जी अपना FTA साइन कर लिया अमेरिका से, तो ये पूरी उम्मीद है कि फिर जितना भी प्राइस बढ़ेगा उसका असर भारत पर नहीं होगा। तो ये 1-2 महीने का नौटंकी है, जो ठीक बिहार चुनाव में वोट डालने से पहले ये सब मोदी जी जो है वो सुलटा लेंगे और इसकी बेतहाशा जो पॉजिटिविटी है वो परिणति बिहार चुनाव होगी, पर भी पड़ेगी। परिणति जी वोटों में होगी। ठीक बात है। राष्ट्रवादी प्रोफेसर होने का यही नतीजा होता है कि हर एक बातचीत में वो पूरा जो बॉडी लैंग्वेज से लेके जो पूरी भाषा होती है वो एक ढर्रे पर आपको सुनाई देती है। लेकिन खैर, सूर्यभूषण सर, आपदा में अवसर है, एलन मस्क ने कह दिया और एक अदानी ग्रुप के बड़े अधिकारी ने या किसने भी ट्वीट किया है कि आप अदानी ग्रुप में आइए, हम सबका स्वागत करते हैं, मैं 26 साल से अमेरिका में हूं। पता नहीं, इस तरह के भी ट्वीट्स जग जाहिर हैं हुए हैं। अब देखिए, मेरा तो व्यक्तिगत तौर पर मानना यह है कि भारतीयों में इतनी काबिलियत है कि वो $1 लाख भी दे के बनवा लेंगे और वो जो गोल्ड कार्ड है $1 मिलियन वाला वो भी खरीदेंगे। इसलिए ये सब, और भारत के पास धन वन की कमी नहीं है। जिसको बाहर जाना है उसको जाना है। हमारे मित्र लोग भी गए हैं तो उन्होंने अपनी जमीनें बेच दी, लेकिन जाना है तो जाना है। 60 लाख 70 लाख खर्च करके अगर व्यक्ति आ जाता है,
पंजाब का कनाडा, और कनाडा में कर देता है, लेकिन इसके बावजूद वो जो कनाडा से प्राप्त करता है वहां क्या करता है वो सब हम लोग देख रहे हैं कि 40 लाख 50 लाख खर्च करके कई लोग कबूतरबाजी में फंसते हैं। ये सब तमाम बातें हैं। इकोनॉमिक्स में मुझे समझाइए कि ये सचमुच आपदा है, डरने की जरूरत है, या वैसा कुछ नहीं है। और तब तक मैं आनंद जी का स्वागत कर लेता हूं। वो आनंद जी आ गए हैं, देर से आए हैं, कहीं व्यस्त थे, लेकिन खैर इनका स्वागत है। सूर्यभूषण सर, आप अपनी बात जारी रखें जी। नहीं देखिए, से ट्रम्प जो है, जब से ट्रम्प की सरकार आई है, ये इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, तो पता नहीं बीच-बीच में मजे लेने के लिए काफ़ी सारा शॉक जो है, इकोनॉमिक शॉक जो है देना चाहता है। वो विदिन इकोनॉमी एज़ वेल एज़ जो इससे जुड़े हुए हैं लोग। बट वो इतना भी चालाक है कि वो देख रहा है कि कौन कितना मजबूत है, उसी हिसाब से उसके साथ बिहेव कर रहा है। अब इसका मतलब है कि जब ये इसने देखा कि H-1B वीज़ा जो है, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किसको करेगा? इंडियंस को करेगा। तो और अब अभी जो है थैंक्स टू एआई बहुत सारे जो बिज़नेस के जो डायमेंशंस हैं, वो बदलने वाले हैं। तो लोगों का इन्वेस्टमेंट अब जो है डेटा सेंटर्स पे जा रहा है। तो रिसेंटली आई थिंक उन्होंने जो है अगर सॉरी यूएस इकोनॉमी का अगर ग्रोथ देखेंगे ना, जो जीडीपी का जो पिक्चर आया है, तो उसमें डेटा सेंटर क्रिएशन भी एक बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन दिख रहा है लोगों को। तो अब क्या है कि कई सारी चीज़ें आपको ऑफशोर करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं बैठे-बैठे कराएँगे। तो दिस इज़ व्हाट इन देयर मेंटालिटी। बट वो सब चीज़ आईटी से जुड़ा हुआ नहीं है। अभी भी लोगों को दिमाग में ये लगता है कि ये इसका मतलब है सिर्फ़ आईटी है। बहुत सारे फैक्टर हैं, वहाँ जाके लोग बिज़नेस भी करने लेते हैं, लोगों को एम्प्लॉय भी करते हैं, बड़े-बड़े इनफैक्ट इनोवेशंस हो रहा है, इसलिए बहुत जो इनोवेटर्स हैं, उनको वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल फ़ील कर रहे हैं इस चीज़ को लेके फ्रॉम यूएस पर्सपेक्टिव। लेकिन इंडिया के हिसाब से अगर देखें तो इंडिया के लिए जैसा अभी अमित जी ने बोला कि आपदा में अवसर है। नेचुरली जब कोई आपदा होता है तो आपके पास वो रिसोर्सेज़ जहाँ पे भी जुड़ा हुआ है वो कहीं तो डाइवर्ट होगा। तो आप आपकी जो अपनी जो स्ट्रेंथ है जिसपे आज भी हमारे प्रधानमंत्री जी का बयान आया है कि हमें अपने से मजबूत होने की ज़रूरत है और ये शुरू से एम्फसाइज़ कर रहे हैं। सेल्फ रिलायंस कह सकते हैं कि हमारा स्ट्रेटेजी सिंस इंडिपेंडेंस रहा, लेकिन वो सेल्फ रिलायंस किस तरह की स्ट्रेटेजी थी सबको पता है। कभी भी हमने अपने हायर एजुकेशन को एज़ ए लेबर सप्लायर ही बना के छोड़ा है। कभी भी यहाँ पे रिसर्च पे फ़ोकस नहीं रहा। इसीलिए जो है हम लोग बहुत चीज़ें इनोवेट नहीं कर जब बाहर से कुछ होता है तो हम जुगाड़ करके कुछ उसी में इनोवेट कर लेते। तो ये बहुत हाई टाइम है कि गवर्नमेंट को भी इसको जो है ख़ास करके हाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ जो है, अगर फ़ोकस करेंगे तो हमारे लिए बहुत लार्जर होगा क्योंकि अभी भी हम लोग अ, स्किल्ड लेबर का मतलब हम लोग यही अभी तक दिमाग में लगा रखे हैं कि कोई कारपेंटर हो, कोई प्लम्बर हो और कोई थोड़ा बहुत कंप्यूटर चला लेता हो, कोई प्रोग्रामर। मतलब नई चीज़ें लाना जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उसकी तरफ फ़ोकस बहुत ही कम है और ये इंडियन कॉर्पोरेट का भी वही हाल है। इन्फोसिस वगैरह जो है, अगर आप देखें तो इन्फोसिस में मैक्सिमम कौन लोग एम्प्लॉयी होते हैं? टियर 3 के इंजीनियर्स जाते हैं, टियर 3 इंजीनियरिंग स्कूल वाले लोग। दे आर वेरी लो पेड एंड टीसीएस का भी वही हाल है। तो ऐसा नहीं कि दे इम्प्लॉय वेरी हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स बट हमारे जी यहाँ जो ब्लू आइड वाइड में आते हैं ये लोग और जी इंडिया में इनको सर पे बिठा के रखा जाता है कि यही तो हमारा ब्रेन को दुनिया में दिखा रहा है। तो इसलिए जी जो है ये कभी भी धाराशायी हो सकता है। जब आप समझ सकते हैं ये नेचर का लॉ है कि आप अगर इज़िली रिप्लेसेबल हो सकते हैं किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, तो आप इज़िली रिप्लेसेबल हो जाएँगे। आप वल्नरेबिलिटी आपकी रहेगी, तो ये कभी भी ताउम्र रहने वाली चीज़ है नहीं। आज ये झटका मिला है अलग बात है और ये झटका भी अलग ढंग से दिया गया है क्योंकि 3 दिन के बाद आप कह रहे हैं कि आप जाओ, नहीं जाओ, ये इस तरह थोड़ा-सा एक टाइम ड्यूरेशन भी होना चाहिए। तो लोग उसी ढंग नहीं, से वो एडजस्ट तो करते हैं। ट्रम्प की खासियत है सर। वो हाँ, तो ट्रम्प की खासियत है कि वो शॉक वैल्यू में, और हुँ, एक दिन हाँ, बाद पलट देंगे, एक दिन बाद फिर कुछ करेंगे, पता नहीं उनको क्या होता है। लेकिन फिलहाल दर्शकों श्रोताओं, ट्रम्प चर्चा को फिर ले आएंगे, लेकिन अभी करेंगे बिहार की टटका खबर पर बात। और हमारे साथ इसलिए क्योंकि हमारे साथ आनंद जी जुड़ गए हैं। आनंद जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी को तेजस्वी यादव के मंच से महुआ में
गालियां दी गई, उसके खिलाफ नित्यानंद राय ने शेयर किया उस वीडियो को और उसकी सूचना दी है, और ये सचमुच पानी सिर से गुजर गया है। इसके अलावा राजद में अपने घर में जो घमासान है, इन तमाम चीजों को क्या है बिहार की टटका खबर बताइए। देखिए, दो ताजा खबरें तो हैं ही। एक तो देखिए, अब जब होता क्या है ना कि राजनीति में आपके पास मुद्दे होने चाहिए, तो तेजस्वी यादव बेचारे जो हैं वो जब तक एक मुद्दा ढूंढ के लाते हैं, नीतीश चाचा हमारे जो हैं वो क्या करते हैं कि कूद करके जाते हैं, उस मुद्दे की हवा निकाल देते हैं। बेचारे मेहनत करके गए, कहीं से रोजगार का मुद्दा उठाया उन्होंने। नीतीश बाबू जो है वो जाते हैं और जा करके सभी लोगों का जो है वो 6,000 लोगों के आसपास इंजीनियर्स को, 6-7 हजार इंजीनियर्स को नौकरी दे देते हैं। तो ऐसे ही फिर मान लीजिए कि अब वृद्धा पेंशन का जैसे ही मुद्दा उठाया, तो जब तक वो मुद्दा उठा पाते तेजस्वी, उतनी देर में जो है वो वृद्धा पेंशन जो है, वो वृद्ध पेंशन जो है उसको बढ़ा करके नीतीश चाचा जो है वो राजी हो गए और फिर से मुद्दे की हवा निकल गई। जितनी बार मुद्दे उठाते हैं बेचारे तेजस्वी, उतनी बार मुद्दे की हवा निकाल दी जा रही है। तो अब तेजस्वी बेचारे बर्दाश्त कर भी लें, लेकिन उनके चेले चपाटी जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, कूद के चढ़ गए स्टेज पे, गालियां बकने लगे, जो कि उनकी आदत है। तो ये दरअसल उनका जो चरित्र है, असल में जो उनका चरित्र है वही वो दर्शा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम हमेशा, मतलब शुरू से जो हम लोगों को कह रहे हैं कि राजद की और रैलियां होनी चाहिए, राजद की और रैलियां होनी चाहिए, कम से कम 5 रैलियां होनी चाहिए। अगर 1 महीने पहले का वीडियो भी आप देखेंगे तो उसमें भी हम लोग ये बात करते हुए नजर आएंगे, और उस समय भी हमने ये कहा था कि राजद की कम से कम 5 रैलियां तो सिर्फ राजद, कांग्रेस के साथ मिलके नहीं, सिर्फ राजद की 5 रैलियां होनी चाहिए चुनाव से पहले। 5 बड़ी रैलियां बिहार के अलग अलग हिस्सों में हो जाए राजद की, उतने के बाद हम लोग निश्चिंत हो सकते हैं कि राजद चुनाव नहीं जीतेगी। अच्छा चलिए, एक बड़ा अद्भुत सा मैं परिदृश्य आप तीनों के सामने रखता हूं। हालांकि ये अजीब सी बात है, लेकिन मैं ट्रंप के H1B1 वीजा को और बिहार चुनाव को जोड़ देता हूं, और मैं जोड़ सकता हूं क्योंकि मैं पत्रकार हूं। आज के पत्रकार कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो H1B1 वीजा की जो फीस बढ़ाई ट्रंप जी ने, और उसके बाद जो जिस तरह का रिएक्शन भारत से आया, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता दूसरों पर निर्भरता है, और वो तमाम मेक इन इंडिया से लेके बहुत दिनों से कह रहे हैं, कर रहे हैं। बहुत कुछ चीजें बदली हैं, बहुत बदलनी हुई हैं, लेकिन ये क्या बिहार चुनाव में मोदी जी को नीचा दिखाने के लिए किया गया है? आसुरी शक्तियां क्या मोदी जी से इस कदर डर गई हैं कि उन्होंने ट्रंप को प्रभावित कर दिया है? और अगर मोदी जी वह इससे ठीक ठाक निपट लिए तो क्या होगा? और बिहार चुनाव पर वैसे अगर हंसने की बात न हो तो मुझे लगता है कि शायद साइबर कुलियों में बिहारियों की संख्या ठीक ठाक होगी। एक फैक्ट, मैं मुझे एग्जैक्टली डाटा नहीं पता है, इसलिए मैं बहुत श्योर होके नहीं बोलूंगा, लेकिन भाई अगर मंगल पर भी जाएंगे और बिहारी मिलेगा तो उस हिसाब से तो साइबर कुलियों में बहुत ज्यादा संख्या होनी चाहिए बिहारियों की। तो तीनों के लिए ये इतनी जलेबी जो मैंने छानी है, इस पर आप लोगों को अपनी अपनी बात कहनी है 2-2 मिनट में। शुरू करेंगे अमित जी से। अमित जी, सूर्यभूषण सर और आनंद कुमार। चलिए अमित जी शुरू करते हैं। जी धन्यवाद आलोक जी। मेरा मानना है कि काश ऐसा होता कि बिहारियों में इतनी चेतना होती कि वो बिहार की आंतरिक राजनीति छोड़कर अमेरिका में क्या हो रहा है उस पर तवज्जो देते। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, मैं भी बिहारी हूँ, लेकिन जानबूझकर मैं ये बोल रहा हूँ कि पिछले कई सालों में बिहार रोटी, कपड़ा और मकान और जात से ऊपर नहीं उठ पाया है, और वो नहीं उठ पाया है उसी का नतीजा ये है कि चारा घोटाला जैसे माफिया और अपराधी बिहार के चुनाव में जीतते हैं और हर बार बिहार का बेड़ा गर्क होता है। तो काश उसमें ये जन चेतना इतनी होती कि अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो फिर बात ही क्या होती। तो बिहार अब तक सज संवर गया होता। रही बात, बिहार के लोग काफी मेहनती होते हैं, वो भी अमेरिका जाते हैं, लेकिन उनकी चिंता बिहार की तरफ भी ज्यादा रहती है। लेकिन मुझे लगता है जो आम जनमानस है, जो बिहार में रहकर या बिहार आकर वोट डालता है, वो आखिर में अपनी जात को ही चुन रहा है।
और या माफिया को चुन रहा है या घोटालेबाज और अपराधियों को चुन रहा है। इसलिए बिहार में बदलाव नहीं हो रहा। काश जल्दी ही बिहार में बदलाव हो। और क्योंकि पड़ोसी राज्य जो है उत्तर प्रदेश, उसमें विकास की बयार बह रही है, जिसको जाति की लेबोरेटरी बोला जाता था, उसने वो लेबोरेटरी का इंचार्ज बिहार को बना दिया है। इसी वजह से यूपी तो अच्छा खासा विकास कर रहा है, बिहार नहीं कर पा रहा है। ये क्योंकि लालू प्रसाद यादव जैसी पार्टी जिसने बिहार में जंगल राज बनाया, मेरे ख्याल से बिहारियों को उसको अब तक बिल्कुल नेस्त नाबूद कर देना चाहिए था। जी, सूर्यभूषण सर, इन्होंने तो पूरे बिहारियों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। नहीं, कैसे इसमें देखेंगे देखिए आप इस पूरे मामले को? ठीक है, अब तो लालू राज तो रहा 20 साल, लेकिन उसका इम्प्लीकेशंस भी लंबा रहा और कंटिन्यू रहेगा भी। बट हमारे यहाँ बिहार की त्रासदी ये रही है कि बिहार मतलब अगर वो जंगल राज भी हटा ले तो हम लोग बहुत वाव ग्रोथ में तो कभी रहे नहीं। ये और जैसे जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है कि उत्तर प्रदेश में कई सारे ग्रोथ सेंटर्स बनाए गए, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और मैं तो इस मुद्दे पे सबसे पहला यही कहूँगा कि अब बनारस छोड़िए, आप पाटलिपुत्रा चूज़ कीजिए हमारे प्रधानमंत्री जी, तो सही में यहाँ पे रंग काफ़ी बदल सकता है। तो क्योंकि एक एक बहुत बड़ा जो है इसका इम्प्लीकेशन जो है लार्जर होता है। बट मैं पहले एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूँगा कि जो भी इलेक्शन में क्या होता है कि इलेक्शन एक वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी टाइप का मुद्दा है। मतलब आपके वोटर्स जो हैं वो चूज़ करते हैं आपके पॉलिटिशियंस को। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जो आपका जो किसी का भी जो प्रेफ़रेंस है, मतलब आप क्या चाहते हैं, क्या चूज़ करते हैं और जिसको आप चूज़ कर रहे हैं, दोनों का अलाइनमेंट ज़रूरी है। अगर ये मिसअलाइनमेंट हो, जैसे आपकी प्रेफ़रेंसेस है कि हम बहुत बड़े गुंडे बने, तो नेचुरली आप क्या चूज़ करेंगे कि आपका जो नेता भी है वो भी आपकी तरह ही आपके प्रेफ़रेंस को ही तो अकाउंट करेगा ना। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ होता है किसी भी डेमोक्रेसी में को फंक्शनिंग करने के लिए, जहाँ पे ये वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी जो है, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हर लोग कहते हैं ना कि बिहार में मुद्दा नहीं है, मुद्दा सिर्फ़ क्या कास्ट पे हो जाता है। हर चीज़ें जो है वहीं पे घूर-फिर के आ जाता है कि भई ये हमारे जात का आदमी बना या नहीं, हमारे जात का आदमी डायरेक्टर बना नहीं, हमारे जात का आदमी वो वाइस चांसलर बना या नहीं, हमारे कितने लोग हैं वहाँ पे। मतलब इससे बियॉन्ड नहीं हो पाते क्योंकि हमारा पूल बहुत छोटा है। वो इतना बड़ा कर दीजिए कि जहाँ पे ये मुद्दा ही ना आए कि कौन कहाँ पे है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे रिसोर्स की फाइट बहुत भयंकर होती है, वहाँ पे हर कोई चाहता है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन रहे। और यही वजह से जो है अभी तक हम लोग जातिगत और इन सब से ऊपर उठ नहीं पाए। और इसीलिए देखिए कि जो आपका अपोज़िशन है, अपोज़िशन क्या है? उनको लगता है कि इट्स ऑल कास्ट इक्वेशन व्हिच मैटर्स, तो वो पूरा अरिथमेटिक जोड़ के जो है बैठा हुआ है। हम आप कुछ भी करेंगे, इट डज़न्ट मैटर, हमें जितने लोग वोट देंगे, देंगे। अब दूसरे जो है, वो जो मुद्दा पे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम मुद्दों को ड्राइविंग सीट पे लाएँ। इसीलिए जो है, इतने सारे स्कीम्स, इतने सारे बड़े-बड़े जो घोषणाएँ हो रही हैं, ये कहाँ से आ रहा है? यही वजह है कि और ये देखिए कि इस बार कोई एक्सक्लूसिव नहीं है, हर चीज़ इंक्लूसिव होने की कोशिश किया गया। जैसे बिजली का भी मुद्दा था, तो ये ऐसा नहीं था कि ये पर्टिकुलर जो है आपको केवाईसी देना पड़ेगा कि आप ये कास्ट के हैं या ये कैटेगरी में हैं या ये है तभी आपको मिलेगा। और वही होना चाहिए, जहाँ जब बिहार की स्थिति है कि वो बॉटम पे है, तो आपको पूरा इंक्लूसिविटी से लेके ही चलना पड़ेगा, तो अपने आप जो है ये मुद्दा दरकिनार होना शुरू होगा। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में चूँकि अभी लास्ट मैं 6 महीने से बहुत क्लोज़ली देख रहा हूँ कि अ, हर तबके पे हर जो सेगमेंट जो है वोटर्स का सेगमेंट के साथ-साथ जो सिटिज़न ग्रुप है, सबको एट लीस्ट एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए जहाँ तक ट्रम्प से आपने जुड़ने की कोशिश की, जो मैं आपसे पूरी तरह एग्री करता हूँ, जो आपने कहा ना कि बिहार में हम लोग ये कहते हैं ना माइग्रेंट्स बहुत हैं, यहाँ रेमिटेंसेस बहुत आते हैं। यहाँ पे जैसे बिहार का अगर देखिए तो 33% के आस-पास जो है, आपका इकोनॉमी जो है उसमें रेमिटेंसेस का योगदान है। और जैसा अमित भाई ने कहा शुरू में कि जो यूएस से जो आ रहा है वो लगभग 100 बिलियन के आस-पास है, करेक्ट? अब इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट।
तो ये अमाउंट आ रहा है तो कहीं तो इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, अभी हम लोग को बहुत कुछ बनाने की ज़रूरत है, इसीलिए पैसे की भी ज़रूरत है, क्योंकि फॉरेन मनी ऑलवेज़ हेल्प्स। तो ऐसा नहीं है कि हमें नहीं चाहिए। कोई दुनिया जो है अपने में सिमट के जो है आगे नहीं बढ़ पाया। अमेरिका आज इतना पावरफुल हुआ है, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि दे हैव वेलकम्ड ईच एंड एवरीवन, और यूरोप आप देखिए इतना पिछड़ गया, उसका दोनों का एक साफ वजह है। अभी छोटा इम्पैक्ट नहीं दिखता है, जब 100 साल, 200 साल का आप होराइज़न लेंगे तो पता लग जाएगा कि जो एडम स्मिथ ने जो डिवीज़न ऑफ लेबर और ये सब की बात की थी कि क्यों आप स्पेशलाइज़ेशन है, वो आपको हेल्प करता है लॉन्गर टर्म में, ठीक है? तो ये तो आनंद जी, अब उस पर तो भाई फिर एक लंबे डिबेट का सर ने एक मसाला दे दिया कि वेलकम एवरीवन। तो ठीक है, फिर वेलकम रोहिंग्या, वेलकम बांग्लादेशी, वो भी एक मसला है। फिर घुसपैठ की बात कैसे होगी? नहीं, 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 वो उस पे नहीं जा रहा मैं। वेलकम का मैं मतलब ये केवल नहीं है कि नहीं आप नहीं, आप सारे माफियाओं को भर लें। सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि आप लोग तीनों मिल करके जैसी बातें कर रहे हैं ना, इसकी वजह से जेएनयू की छवि जो बिगड़ रही है, इसके लिए आप लोग तीनों पे मुकदमा चलाया जाना चाहिए। सारी जो नहीं, जेएनयू की प्रगतिशीलों छवि की बिगड़ उल्टी चुकी उल्टी है। बातें आप लोग कर रहे हैं। एक आदमी चारा चोर को सीधे चारा हम लोग चोर कह जेएनयू की देते हैं, दूसरे छवि जो है वो तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तीसरे नहीं, जो है नहीं, हमारे यहाँ पे देखिए, भी प्रगतिशील होता वाला है। इकोनॉमिक्स ये जो है छवि उसको अभी मानने को ये तैयार नहीं छवि है। बाहर नहीं निकल पे आ रही है। जो छवि ये छवि जो है बाहर में कुछ और है, जो एक्चुअल छवि है वही दिखाने की कोशिश की जा रही है जेएनयू की। जी बिल्कुल, जेएनयू की एक्चुअल छवि यही है, और दिक्कत यह है कि वो आरोपित छवि हम लोगों पर मढ़ दी जाती है। लेकिन आनंद जी, हाँ। छोड़िए, ये सब बातें तो हो गई, लेकिन अब वो तो खैर, खैर एक मैंने चीज मजाक एक में चीज कहा। देखिए, ट्रम्प ट्रम्प वाला जो रिलेशन था उसमें आप ये भी देखिए कि कैसे मोदी समर्थकों पे हमला किया जा रहा है। इस पे आप गौर कीजिए। आप देखिए कि मेरे जैसे मोदी समर्थक के घर में से ही 8 तो वीजा है, और 8 तो वो वाले वीजा हैं जो वर्किंग वाले वीजा हैं। अभी तो माताश्री और पिताश्री भी जो है वो टूरिस्ट वाला वीजा लेकर के गए हुए हैं। कीमत इसकी भी बढ़ाएगा ट्रम्प वाला। तो कैसे मोदी समर्थकों पे हमला किया जा सके, इसका ये हिसाब किताब किया जा रहा है, और मोदी जी जो है वो इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। तो अच्छा ये मेरी इस अच्छा पे ये कड़ी बड़ा निगाह अच्छा दर्ज की एंगल जाए। दिया है इन्होंने, आनंद जी ने। ये भी एक अच्छा एंगल है कि भाई अधिकतर जो साइबर कुली हैं या एनआरआईज हैं, मतलब ठीक है, चलिए मैं उनको साइबर कुली नहीं कहता हूँ, एनआरआईज हैं, वो बड़ी संख्या में। अच्छा, बिहार में 8 वर्किंग वीजा यही निकल गए, तो मैं मतलब ठीक था, बिहारी भी ठीक ठाक संख्या में है। लेकिन सब के सब अधिकांशतः मोदी समर्थक भी हैं, फांसीवादी भी हैं, प्रजातंत्र विरोधी और क्या क्या विरोधी, ब्राह्मणवादी वगैरह भी हैं। तभी तो इस तरह से चुन चुन के हमला किया जा रहा है। आनंद जी, आप कंटिन्यू रहिए जी। नहीं तो ये जो बिहार से बाहर जाने वालों का हिसाब किताब है, उसमें देखिए बिहार से बाहर जाने वालों का हिसाब किताब बहुत लंबा होता है, और ये सदियों पुराना है। तो वो बिहार से बाहर ही रह रहे होंगे, तो उसमें अमेरिका में नहीं रह रहे होंगे बिहारी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये जो छठ वगैरह मनता हुआ दिखता है, कभी टेक्सास में तो कभी आपको यूएस के कैलिफोर्निया में, तो ये कैसे होता है? इतने सारे वहां बिहारी रह रहे हैं तभी तो हो रहा है ना। तो 4 तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें से 4 तो, एक तो मेरा सगा भाई है, उसकी पत्नी है, फिर सगी बहन है, उसकी उसके पति है, फिर तो मतलब भाई बहन बहनोई, मतलब सारे के सारे जो है ये तो सगे वाले जो होते हैं उतने ही मेरे निकल आएंगे। तो ऐसे आप अगर ढूंढेंगे तो आपको बिहार भर में बहुत से मिलेंगे परिवार जिसके घर के लोग जो है वो अमेरिका में है, यूएस में है। तो अब असर नहीं अब होता देखिए या आनंद जी, नहीं पता चलता, ऐसा नहीं है। अच्छा देखिए आनंद जी, अब आप मुझे डरा रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं तेजस्वी यादव अचानक हम लोगों की बात सुन के कुछ कहीं किसी सभा में यह घोषणा न कर दे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें, क्योंकि बिहारियों को सताया जा रहा है, या इसको मुद्दा न बना नहीं दे। तो तब पता चल इसमें देखिए, इसमें मजेदार चीज ये है कि पिछली बार जो ये बिहारियों को सताया जा रहा है, ये जिस आदमी ने बोला था उसको जेल में उठा के फेंकने का काम जो है ना, ये स्वयं तेजस्वी यादव कर चुके हैं। वो एक जो यूट्यूबर रिपोर्टर हुआ करता था जो बाद में भाजपा में गया और आजकल जनसुराज में चला गया है, उसने यही तो कहा था हाँ ना कि तमिलनाडु में कूट रहे हैं, तो उस पे एनएसए लगा दिया हाँ था। और जिस जिस हाँ, अधिकारी ने एनएसए लगाया था, वो अधिकारी जो है वो माना जाता है पटना में कि बिल्कुल तेजस्वी का करीबी है। नहीं, और बाद में तो उसको दिखाया गया, और क्या क्या उस अधिकारी को लाया गया, और फिर पता नहीं
शायद उसकी पार्टी में भी संलिप्तता रही डीजीपी की, और क्या तो रिटायरमेंट वो सब खैर, क्या हुआ। हाँ, तो वो सब तो खैर बात की कहानियां हैं। तो ये सब तो होता रहा है। तो बिहारियों के साथ देखिए चुनावी मुद्दा और ये सब, अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब मुद्दा जो है ये चुनावी मुद्दा बनेगा, तो बिहार के जो सचमुच के मुद्दे हैं, एक्चुअल मुद्दे जो है, उनमें से कोई भी मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं। जैसे देखिए बिजली, पानी, सड़क जो होता था वो बिहारियों के लिए कभी मुद्दा रहा नहीं। पुराने दौर में लालू यादव के दौर तक क्या मानसिकता थी लोगों की, अरे सड़क बन जाएगा तो हम लोग डकैती कैसे डालेंगे, तो वो चाहता ही नहीं था कि सड़क बने। तो जब पूरा पूरा गांव ही नहीं चाहता है कि सड़क बने, तो क्यों गांव तक सड़क बनेगी। तो ये हो रहा था पहले। तो बाद में क्या हुआ कि नीतीश कुमार ने जब लड़कियों को साइकिल बांटना शुरू कर दिया, तो लड़कियों ने कहा कि नहीं, साइकिल तो मिल गई है, लेकिन साइकिल चला के जो जाएंगे तो भैया रोड भी बनवाओ। तो अब जो आधी आबादी जो थी वो उनके खिलाफ हो गई, इसलिए सड़कें बन गई हैं अब। तो अब बिहार में अगर आप देखिएगा तो बिजली, पानी और सड़क, ये तीनों चीजें जो है वो गांव गांव तक पहुंच गई हैं, इसीलिए ये मुद्दा रहा नहीं। तो ये कभी चुनावी मुद्दा बना भी नहीं, अपने आप हो गया है। सरकार के होने के बावजूद जनता ने चाहा, इसलिए हो गया है। तो ऐसे ही अब जो है वो आगे की, इससे आगे की चीजों की बात होने की जरूरत है। जैसे शिक्षा की बात होने की जरूरत है, स्वास्थ्य सेवाओं की बात होने की जरूरत है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं दोनों हम एक साथ इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि दोनों बहुत ही मिली जुली व्यवस्था है। अगर आप देखेंगे कि आंगनबाड़ी में क्या स्थिति है, तो स्टंटिंग का जो मामला होता है, मतलब कुपोषण की वजह से, कम खाना मिलने की वजह से बच्चे की हाइट जो है, ऊंचाई, कद जो है वो छोटा, वो रह जाए कद में, 5 फुट तक ही बढ़ पाए, उससे मतलब नाटा रहे। तो एक जो बिल्कुल बौना जिसको कहते हैं, जो जिसमें 2 फुट 2.5 फुट का ही हो जाता है कोई व्यक्ति, वो अलग होता है। स्टंटिंग का मतलब होता है पूरी ग्रोथ जो होती है, 5 फुट 6 इंच जो एवरेज माना जाता है, वहां तक नहीं पहुंचा, वो 5 फुट पे ही रह गया, थोड़ा कम हो गया, वजन वगैरह कम हो जाता है, शरीर की बनावट कमजोर रहती है, तो ये सब होता है। तो ये जो चीजें होती हैं, इसमें बिहार सबसे आगे वाले राज्यों में है। और बिहार में आंगनवाड़ी की स्थिति क्या है अगर देखिएगा, तो जिस मशीन पर तौला जाता है बच्चों को, ताकि जांच की जा सके कि कहीं बच्चा कुपोषित तो नहीं हो रहा, तो वो मशीनें जो है, वो मशीन खराब पड़ी हुई थी। करीबन 150-200 आंगनवाड़ियों में ही थी वो मशीन, बाकी जगहों पर वो मशीन थी ही नहीं। और ये साल 1.5 साल पहले की एक जागरण की अखबार में जो रिपोर्ट आई थी, उसके आधार पे हम कह रहे हैं। अभी क्या स्थिति है वो हम नहीं पता, अभी इससे बुरी ही होगी, इससे अच्छी नहीं हो सकती। नहीं, तो इसमें ये जैसे आनंद भाई ने जो मुद्दा ये उठाया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूट्रिशन जो है ना, इसका जो है आपका सीधा सीधा रिलेशन आपके इकोनॉमिक वेलबींग के साथ साथ आपके ग्रोथ से है। क्योंकि उसका ब्रेन का भी विकास कम होता है, तो वेस्टेड और जो स्टंटिंग ग्रोथ है, जो आपके एनएफएसएस की रिपोर्ट है, उसमें बिहार की बिल्कुल त्रासदी वाली स्थिति, क्राइसिस वाली स्थिति में है। आनंद भाई कंटिन्यू रहे। जी, तो अब जैसा सर बता रहे थे कि ये वेस्टिंग और स्टंटिंग वाली स्थिति जो है, इसमें बहुत ही समस्या होती है। और एक और चीज की तरफ इन्होंने इशारा कर दिया, तो उस पर भी हम खुल करके बता दें। आप किसी भी बच्चों के साथ काम करने वाले संगठन से पूछिएगा, तो वो आपको बताएगा कि बच्चे के दिमाग का 95% तक विकास जो होता है वो 5 साल की उम्र से पहले हो जाता है। अब 5 साल की उम्र के बाद ही आप उसे स्कूल में एडमिशन दे रहे हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चे को स्कूल में तो एडमिशन दे नहीं रहे हैं। उससे पहले उसके पास सिर्फ एक उपाय है, आंगनबाड़ी, जहां पे उसको उचित पोषण मिल सके। अगर उचित पोषण नहीं मिला, जो कि स्टंटिंग हो रही है, तो इसका मतलब है कि उचित पोषण नहीं मिल रहा है। तो उचित पोषण अगर नहीं मिला तो उसके दिमाग का विकास भी नहीं होगा। अगर दिमाग का विकास हुआ ही नहीं है तो आप उसे कैसे शिक्षा देंगे। तो और 10वीं यहीं तक जो पर वो आपने सवाल आरक्षण दिया, आता है। स्कूल में जो आपने आरक्षण दिया, वो आरक्षण वेस्ट हो गया। कॉलेज में जो आरक्षण दिया, वो आरक्षण वेस्ट हो गया। आगे की जो तकनीकी शिक्षा में आपने आरक्षण दिया, वो सारा आरक्षण जो है वो आपका वेस्ट हो गया। वो सीटें और खाली पड़ी फिर रह जाएंगी, और वहां तक फिर ये बच्चा जब पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर पहुंच भी गया, तो ये जो अभी आप आईआईटीज में देखते हैं कि हर साल इतने बच्चे नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन का सर्टिफिकेट लेकर के घर वापस आ गए, वो क्या हो रहा है, वो यही हो रहा है। और वो स्वीकारने के लिए लोग जो है वो इसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये कहने में पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात है। तो ये स्थिति भी नहीं, हम लोग के पास है। आप नहीं, वैसे भी आप जैसे ब्राह्मणवादी, मनुवादी, फासिस्ट कुछ भी कहें, वो बात तो स्वीकारनी ही नहीं है। वो तो एक अलग मुद्दा है, वो अलग मसला है। लेकिन पूरी गंभीरता से दर्शकों श्रोताओं, जब हम बिहार चुनाव को देखते हैं, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है,
सचमुच इस तरह के मसले, इस तरह के मुद्दे कहीं किसी मेन स्ट्रीम का हिस्सा ही नहीं है। बिहार में भयंकर सूखा पड़ा है उन सब इलाकों में जहां कभी आज भी वहां के गर्वीले मैथिल पग पग पोखरी का झूठा गाना गाते रहते हैं। मिथिलांचल में पिछले 4 महीने से भयंकर सूखा पड़ा हुआ है। इस बार बारिश तमाम इलाकों में जितनी भी हुई हो, लेकिन उस इलाके में 50% तक कम हुई है और पिछले 10 साल से बिहार में लगभग बारिश कम हो रही है, पिछले 1 दशक से। लेकिन ये सब हमारे सोचने का हिस्सा नहीं है, क्योंकि तेजस्वी भैया जो आ गए तो देखो कितना बढ़िया ठुमका लगवा रहे हैं और नाच गाना हो रहा है। और तेजस्वी भैया 2 रुपया वाला है, एगो चाइनीज कलमो दिलथिन है। तो कैसे आप सोचते हैं और किस तरह से आप विचार करते हैं, उस पर बहुत कुछ आपके यहाँ का लेवल, वरना ऐसे ही किसी की हिम्मत नहीं हो जाती है बिहारी हो काबे कहने के। इसके लिए हमारी पीढ़ियों ने बहुत मेहनत की है, आंसू बहाए हैं, पसीना बहाया है, और तब जाके हम अरे बिहारी इसका तमगा हासिल कर सके हैं। क्योंकि हम कहीं भी राह चलते थूक सकते हैं, हम कहीं भी किधर से भी रोड क्रॉस कर सकते हैं। अब देखिए ना, मतलब प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की तरफ मैं ये सब प्राथमिक शिक्षा की बातें कर रहा हूँ, बताइए इस देश का प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहा है कि भैया शौचालय के बारे में बात करो। कमाल, अद्भुत देश है, तथा कथित आजादी के 70 साल बाद इस देश के प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है कि कहाँ डॉट डॉट, कहाँ शिट करो। अंग्रेजी में गाली गाली नहीं होती है, अंग्रेजी और संस्कृत में, ये मैंने गौर किया है। अगर आप गाली दें तो वो गाली नहीं लगती है। लेकिन ये अद्भुत देश बनाया है हमने। अभी बात हुई, आनंद जी ने कहा कि बिपाशा बिजली पानी सड़क मुद्दा नहीं है बिहार में। महाराज पटना में हूँ पिछले 10 दिन से, 1.5 फीट पानी पर्याप्त परमानेंट लगा हुआ है, मेन होल के ढक्कन खुले हुए हैं, पाइप लगा हुआ है, पानी कहाँ बह रहा है क्या बह रहा है पता नहीं। और आप जिस अपार्टमेंट में रहते हैं उसके नीचे का क्या हाल है वो भी आपको पता है, इसीलिए आप शर्मा के चले गए, आपने कैमरा बंद कर दिया। सर जिस तरफ रहते हैं उस तरफ का हाल पूछ लीजिए। पटना की किसी गली, किसी मोड़, किसी कोने में चले जाइए, या तो कूड़ा मिलेगा या फिर नाला मिलेगा। पूरा पटना यत्र तत्र सर्वत्र खुदा हुआ है। और बारिश के मौसम में ही क्यों हमारे नीति निर्माताओं को याद आता है कि नाला बनाना है, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। लेकिन इसके बावजूद बिहार के चुनाव में इस सब की कोई बातचीत नहीं है, कहीं भी ये मुद्दे नहीं है। मुद्दा क्या है, वोट चोरी को जबरदस्ती बनाने की जनता ने उसको भी नकार दिया। लेकिन आखिरकार शायद हम सभी विकास कौन जात है इस पर आकर टिक जाएंगे। आप तीनों से अनुरोध है कि 1-1 मिनट में अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज दें। शुरू करें सूर्यभूषण सर से। नहीं, इसमें देखिए वाकई बहुत त्रासदी की चीज है जो अभी भी लोग इसको बहुत लाइटली या मजे में ले रहे हैं कि बिहार में इलेक्शन में, अभी इलेक्शन क्या, एक एक नॉर्मल आपका जो डे टू डे लाइफ में जो सिविक सेंस होना चाहिए ना, तो वो बुरी तरह से, मतलब कहीं हाशिए पे, कहीं लगता है बंद बक्से में रखा हुआ है। और हम लोग की आदत ये हो गई है कि जैसे बारिश अगर 2 घंटे हो जाए तो आपके पास अगला, मतलब 8, मतलब 24 घंटा आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, इतना वाटर लॉगिंग हो जाता है। और ये कभी भी हमारे जो लोकल म्युनिसिपैलिटी लगता है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कहाँ एग्जिस्ट करता है पता नहीं। तो ये सब कभी मुद्दे आते ही नहीं है। इतना डिसेंट्रलाइजेशन, अगर पटना में आप देखेंगे तो मशीनें बड़ी हैवी हैं आपको सफाई करने की और सब कुछ, लेकिन वो कहाँ पे कार्यरत है, ये इसका आप सीधा-सीधा देख सकते हैं कि आप पर्टिकुलर जगह पे बेली रोड के एरिया में चले जाइए, खास करके चिड़ियाखाना के पास में, वहाँ कभी आपको वाटर लॉगिंग नहीं दिखेगा क्योंकि ऑल सारे टॉप नॉच लोग वहीं पे रहते हैं। तो बाकी लोग उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इस वजह से जो है, कभी भी इलेक्शन में, इवन लोकल इलेक्शन क्या, आप म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन भी तो ये होता है। यहाँ पे तो मैक्रो लेवल पे आप देखते हैं, जैसे विधानसभा इलेक्शन है, चाहे लोकसभा इलेक्शन। लेकिन ये सब इतने लोकलाइज़ मुद्दे हैं जो कि वही बाद में मल्टीप्लाई होता है आपके बाकी वेल बीइंग पे। बट हम लोग एडजस्ट हो जाते हैं। अरे ऐसे ही चलता है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए जो है, मुझे अभी भी लग रहा है कि जो बिहार का इलेक्शन जो होगा, वो जैसे होता आया है वैसे ही होगा।
और हर लोग स्पेकुलेट कर पाएंगे वो अल्टीमेटली कि क्या होगा नहीं होगा लास्ट इक्वेशंस में देखेंगे, क्योंकि कास्ट इज द डोमिनेंट फैक्टर व्हिच इज ड्राइविंग एवरीथिंग। अमित जी, आप म्यूट हैं जनाब। अमित जी, आप म्यूट हैं। जी, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि बिहार एक समय में सबसे समृद्ध राज्य था और विश्व स्तरीय शिक्षा वहां मिलती थी, दूर दूर से स्कॉलर वहां आते थे और जो हमारे चाणक्य भी थे, उनकी धरती भी यही थी, जिन्होंने भारत नहीं पूरे विश्व को ज्ञान दिया। और मुझे लगता है बिल्कुल सही समय है कि बिहारियों को अब चेतना चाहिए। एक और मुल्क है मॉरिशस, दूसरा है फिजी। अगर आप मॉरिशस जाइए तो वहाँ पे 80% आबादी में बिहार के लोग ही नज़र आते हैं और वो क्या डेवलप है। मैं कई बार बोलता हूँ कि एक बार बिहारी को वहाँ जाके देखना चाहिए और शिक्षा लेनी चाहिए कि आप ही के लोगों ने उसको इस प्रकार से विकसित बनाया। उसका कारण यही है कि जितने भी लोग वहां गए एक समय के बाद जाति बहुत गौण हो गई थी या खत्म ही हो गई थी। इस वजह से विकास का रास्ता अपनाया गया। तो मुझे लगता है जात से ऊपर उठकर जिस दिन बिहार ने सोच लिया तो ये फिर से भारत का सबसे मजबूत और विकसित राज्य बन जाएगा। तो ये चुनावों में सही मौका है कि सही लोगों को चुने, विकास को चुने और विकास को चुनते समय विकास की जात ना देखें। आनंद जी, मुझे जी। अमित अमित जी को सुनकर गर्वीले मैथिलों और बनारसियों की बहुत याद आती है। विद्यापति, जनक, जनक नंदिनी, धिया सीता, और उधर बनारसी तो खैर महादेव, महादेव त्रिशूले पर टिकल हो, वहां तो महादेव को ही आदेश दे दिया जाता है। लेकिन इस नॉस्टैल्जिया से उभर के बिहार में आज मुझे तो अभी भी देखिए, सड़क पता नहीं, हाईवेज और थोड़े स्टेटवेज को छोड़ दीजिए, गांवों की मेन सड़कों को, तो जो हमारी खासतौर से साफ सफाई और इसमें जो दिक्कत है वो तो अद्भुत है। आपके क्लोजिंग रिमार्क्स 1 मिनट तक। देखिए, दिक्कत दिक्कत जो है वो उसमें से बहुत बड़ी दिक्कत जो है ना वो इस वजह से है क्योंकि जिस भी बिहारी का आईक्यू अच्छा होता है उसको लतिया करके घर से बाहर भेज दिया जाता है। तो जिन बिहारियों का आईक्यू अच्छा था वो 4 करोड़ बिहारी जो है वो बाहर जा चुके हैं। जिन बिहारियों का आईक्यू 100 से नीचे था वही बेचारे जो कहीं नहीं जा सके वो बेचारे जो है बिहार में पड़े हुए हैं। तो 2 डिजिट की हम आईक्यू बढ़ चारों, गई है बिहार हम तीनों के बारे में आपने ये घोषणा कर दी है, ठीक है, अच्छा है। नहीं, अब जागरूक लोग इस बार अमित जी बाहर हैं, आईक्यू वाला लेवल उन्हीं का ज्यादा है, दिल्ली में उनको भगा दिया गया। चलिए, ठीक है। सारे जितने भी बिहारी पढ़ने में थोड़ा भी अच्छा रहेगा उसको तुरंत देखिए उसके पिताजी बोलेंगे अरे निकलो तुम घर से बाहर निकलो, मैट्रिक पास करके बाहर निकलो, भाग जाओ यहाँ से, दिखाई मत देना बिहार में। आप देख लीजिए करके आसपास के पड़ोस में देख लीजिए, जो भी अच्छा था पढ़ने में, जिसका भी आईक्यू अच्छा था उसको तो बाहर भगा दिया। तो सब बाहर चले गए हैं, कम आईक्यू वाले यहाँ बचे हुए हैं, तो यहाँ पर कैसे होगा विकास? तो लेकिन इसलिए सबसे दर्शकों पहले तो विकास, श्रोताओं, अब जैसे मान लीजिए जैसे बिजली का ही पूछेगा तो आप अभी के डेट में जैसे अभी अभी हमने कहा कि बिजली पानी सड़क जो है वो गांव गांव तक पहुंच गया है, ये आप कहिएगा तो सब लोग इस पे स्वीकृति दे देंगे अपनी, क्योंकि सचमुच गांव गांव तक पहुंच गया है, लेकिन कैसी स्थिति में है? तो सच्चाई ये है कि स्थिति ऐसी है उसकी कि वो किसी काम के लायक नहीं है। और ये सच्चाई कब बाहर आएगी? तो सीधे जब आप सवाल पूछेगा तब आपको नहीं पता चलेगी। आप पूछेगा बिजली पहुंच गई है कि नहीं गांव तक, पूरी भीड़ चिल्लाएगी जी, खंबा आ गया है गांव में, उसमें तार भी लगा हुआ है, उसमें बल्ब भी जलता है कभी कभी। अब उससे एक बार पूछिए कि आपका जो छोटा शहर है, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, समस्तीपुर हो, सहरसा हो, पूर्णिया हो, सुपौल हो, नवादा हो, किसी भी शहर में आप चले जाइए जो अच्छा बिहार अच्छा, के शहर आनंद जी, बोले जाते आनंद हैं। जी, आनंद जी, आनंद जी, एक सेकेंड। हाँ, ये छोटा शहर बड़ा शहर क्या होता है जी बिहार में? बिहार में एक शहर का नाम बताइए मुझे, अरे पटना ठीक भी है, गलती से जिसको मत जिसको कहिएगा। बिहारी लोग शहर कहते हैं, जिसको हाँ बिहारी लोग हाँ, शहर कहते ठीक हैं। है, हाँ हाँ, ठीक तो है, तब उस ठीक है, वाले में हाँ। जाना है। तो ये जो नालंदा नवादा ये सब होते हैं, इस सब में कहीं कहीं किसी में भी आप चले जाइए, उसका जो मेन बाजार है उसमें जाइए, मेन बाजार में उसका जो दुकानदार है, किसी भी दुकानदार को, कपड़ा व्यवसायी हो, कोई भी बड़ी दुकान हो, शोरूम टाइप का, बड़ा सा शोरूम टाइप का या बड़ा शॉप खोल रखा हो,
उसको पकड़िए, पूछिए कि अच्छा सर ये जो बिजली का कनेक्शन देता है, जनरेटर वाला कनेक्शन देता है, वो है कोई इस बाजार में कि नहीं है? वो आपको बताएगा तुरंत कि हाँ, जनरेटर का कनेक्शन देने वाला है बाजार में। वो पर यूनिट जो है, पर यूनिट नहीं एक्चुअली, मतलब 3 बल्ब जलाने के लिए 300 रुपए में या 500 रुपए में, इस तरह का उसका कुछ हिसाब किताब होता है। तो 500 रुपया महीना करीब करीब जो है उसको वो दे रहा होता है दुकानदार, और लाइट जब भी जाती है तो वो 500 रुपए देता है, यानी साल भर का 6,000 रुपया देता है। आप ये बताइए कि अगर बिजली की व्यवस्था बिहार में सही सही है, तो ये सारे के सारे व्यापारी क्या बेवकूफ हैं, गधे हैं, जो 6,000 रुपया साल का दे रहे हैं उस जनरेटर वाले को? तो सही तरीके से असल में सवाल पूछा ही नहीं गया है। पानी का आप कहेंगे नल जल व्यवस्था आ गई है गाँव तक। नल जल व्यवस्था आ गई है तो उसका गाँव वाले करते क्या है? पहले तो उनको सिखाया ही नहीं किसी ने कि टैप को इस्तेमाल कैसे करते हैं। वो टैप को तोड़ देगा, पानी बह रहा है। अब बह रहा है तो कहेगा हाँ, बढ़िया ना है, थोड़ा ज्यादा पानी मेरे मोहल्ला में हो रहा है। अरे यार, उस पानी में फिर मच्छर जन्म रहे हैं, वो पानी जम रहा है, कीचड़ हो रहा है, उससे तुम्हारे घर में बीमारियां आ रही हैं। तो ये सेंस ही नहीं है उसको कि अगर वो टैप टूट गया है तो अपनी जेब से 10 रुपए लगा करके वहां पे एक प्लास्टिक का टैप लेके लगा देना, उस टैप को बंद कर देना। सस्ता है, बजाय इसके कि आपके वहां पे पानी लगने के लिए छोड़ दें, फिर घर में किसी को मलेरिया हो और 1,000 रुपया आपके इलाज में खर्च हो। तो ये चीज उसको किसी ने सिखाई ही नहीं, तो उसका नतीजा अब हम लोग झेल रहे हैं कि और टैप आनंद अब जी, उसको आपको आपने सुन के बंदर के मुझे, हाथ में दे दिया अस्तूरा, वो अस्तूरा इधर उधर घुमाता हुआ फिर रहा, आपकी पीठ में और अगर लग गया चीरा तो आपकी पीठ का आपकी प्रॉब्लम। और आनंद जी, आपको सुनते हुए मुझे लगता है कि आज अगर मोहनदास करमचंद गांधी होते तो शायद आप ही टाइप बोलते। भाई, जिस राज्य में चलने तक की तमीज नहीं है, कहां से आपके ऊपर 1.5 किलो गुटखा आ जाएगा, इसका खतरा हमेशा बना रहे। कब आपके दाएं या बाएं से कोई बाइक वाला आएगा और ठोक देगा और उसके बाद कहेगा चिन्हत ना लेकारे, वहां आप ये कैसा भविष्य देख रहे हैं। लेकिन दर्शकों श्रोताओं, हास परिहास में छिपे लेकिन इस वेदना युक्त चर्चा की गंभीरता को समझिएगा। जब 4 बिहारी, जिनमें से हर एक पलायन का दंश झेल चुका है, अमित जी अभी दिल्ली में बाहर रह रहे हैं, हम सब लौट चुके हैं बिहार, लेकिन हम सब की अलग अलग कहानी है। हमारी अलग है, आनंद जी की अलग है, सूर्यभूषण सर की अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आदर्श परिस्थितियां हैं या फिर बहुत अनुकूल माहौल है। आखिर क्यों आज तीसरी पीढ़ी के सामने भी वही संकट है कि उसको भी बाहर ही जाना पड़ेगा। बल्कि हमारे समय में तो जितने मौके थे शायद अब वो भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों को तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ के हम लोग सब ठीक ठाक चले गए। अब तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई को छोड़ के सब कुछ हो रहा है, और खिचड़ी वितरण कार्यक्रम ने स्कूलों की आत्मा ही को मार दिया है। अब इस पर कुछ प्रगतिशील ताकतें मेरा गला घोट सकती हैं, लेकिन इस देश की शिक्षा के साथ सबसे बड़ा जो कांड किया गया वो ये मिड डे मील नाम का ये जहर खुरानी की गई है। इस देश की शिक्षा के साथ जहर दिया गया है, इसलिए क्योंकि आप फिलीपींस नहीं है, आप जापान नहीं है भाई। वो प्रगति के उच्चतम स्तर पर हैं, आप मनुष्यता के प्रथम निम्नतम सोपान पर हैं। आप जानवर से मनुष्य बनने की दिशा में हैं अग्रसर। आपको खाने की तमीज नहीं है, आपको शौच जाने की तमीज नहीं है, आपको बोलने की तमीज नहीं है, आपको चलने की तमीज नहीं है, आपको एक सभ्य नागरिक समाज में कैसे रहते हैं उसकी तमीज नहीं है। और ये बात सभी बिहारियों पर लागू होती है। सभी 14 करोड़ बिहारी, जिसमें से 4 करोड़ यत्र तत्र सर्वत्र जो पिटाए थुराए जा रहे हैं, हम में से किसी को तमीज ही नहीं है। इसलिए ये चर्चा बहुत लंबी हो गई, 50 मिनट की चर्चा हो गई, लेकिन देखिएगा जरूर क्योंकि बड़ी मजेदार चर्चा है। और व्यालोकवाणी पर अपना स्नेह बनाए रखिए। आप सभी दर्शकों श्रोताओं को एक बार फिर से निवेदन है कि शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। सूर्यभूषण सर, आनंद भाई और डॉक्टर अमित जी, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से विराम के बाद मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम।